हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। पंचनामा में आज आप एक ऐसे शख्स की प्रेरणास्पद कहानी से रूबरू होने वाले हैं जिसने संघर्षों को सीढ़ी बनाकर सफलता के कई पायदानों को पार किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मसालों के बादशाह कहे जाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जिनकी कंपनी से निकली मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। आज धर्मपाल गुलाटी ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष की दास्तान हमेशा याद की जाएगी। हैरान कर देने वाली कामयाबी की ये कहानी देश के मशहूर उद्योगपति महाशय धर्मपाल जी की है। कभी टांगा चलाने वाले धर्मपाल क्यों और कैसे बन गए मसालों के किंग। हम अकेले चल दिए थे जान बे मंजिल, हम अकेले चल दिए थे जान बे मंजिल, लोग मिलते कारवां बनता गया हो शांति शांति। जमीन से आसमान के सफर की ये दास्तां उस दौर में शुरू होती है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। देश को आजाद होने में अभी 24 साल बाकी थे। गुलाम और अविभाजित भारत के सियालकोट में 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में महाशय चुन्नीलाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार रहता था। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसाले की एक दुकान चलाते थे जिसका नाम महाशियां दी हट्टी था, और यही महाशियां दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। सियालकोट में सबका इतना प्यार था, साहब हालांकि प्यार से मिलता था, प्यार से काम करता था। हाँ, स्वाद मेरा जिंदगी का अब बहुत लंबी जिंदगी भाई घटी मेरी। तो मैं 5वीं क्लास में जब गया, पहले मैं यार स्कूल चालू हो तो रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उस समय मैं जब स्कूल बच्चा जाता था, जब माता पिताजी पतासे चीनी ले जाए बड़े से बात पढ़ते थे। मैं स्कूल में जब जाना हम रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। आहिस्ता आहिस्ता माहौल ऐसा बनता गया, स्कूल चले। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखता था। दरअसल उसका ये ख्वाब उसके पिता से बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। जमाने में जब मैं 5वीं क्लास तक आया तो सवाल भी अपने जगह चल रहे। हमारे पिछले लाल जी थे, हो गया भाई, so I have eyes and I can see the book that is in front of me, बोल दिया। आगे आगे आया नहीं, वो समझ जाती यहाँ से दबाया कि मेरा खून जम गया, चिकनी कर गई। मैं स्कूल का ध्यान बंद कर दिया। 5वीं क्लास तक मैंने ध्यान दिया ही नहीं है। जब मैं और कुछ बड़ा हुआ छोड़ दिया मैंने। मैं बेटा आप क्या करेगा, काम कराते बढ़ेगा, लकड़ी का काम, लकड़ी का मकान बनाएगा। मैं 8 महीने मैंने बड़ी का काम किया। धर्मपाल 5वीं क्लास भी पास न कर सका। पिता चुन्नीलाल ने बेटे को हर तरह के कारोबार में खपाने की कोशिश की। कभी धर्मपाल को साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया, तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक धर्मपाल ने 15 बरस की उम्र तक कई पापड़ बेले। लेकिन जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं रमा तो पिता चुन्नीलाल ने उसे मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया।
ये वो दौर था जब देश में चारों तरफ आजादी का आंदोलन पूरे उफान पर था। इसी बीच 18 बरस के धर्मपाल का लीलावती के साथ विवाह भी करा दिया गया। शादी के बाद नई जिम्मेदारी के एहसास ने धर्मपाल की जिंदगी को अब पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यही वजह थी कि अब वो मौज मस्ती छोड़कर मसालों के अपने पुश्तैनी धंधे में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। हम पेशावर से मिर्ची लाते थे, अमृतसर से बड़ी हल्दी आती थी, सारा किराने का माल अमृतसर में आता था। बड़ी मंडी थी अमृतसर की, आकर के हम अपने हाथ से मिर्ची कूटते थे, ठीक से पीसते थे। फिर हमने क्या किया, हल्दी पिसानी हाथ से, दुकान के बारे चिक्की लगाएगी, चिक्की पीसी हल्दी, 2 रुपए की पुड़िया बांधनी, 1 आने की, 2 आने की, आधा से ऐसे पुड़िया बांध बेचते थे। जिसका माल बढ़िया होता है आहिस्ता आहिस्ता अपने आ जाता है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, मेरा माल अच्छा हो तो मैं अच्छा बन जाता हूँ। सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की मसालों की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके देगी मिर्च की धूम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। सियालकोट में जहां चुन्नीलाल का परिवार रहता था, उसके एक तरफ हिंदुओं का मोहल्ला था और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी थी। जब यह तय हो गया कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा, तो यहाँ के हिंदू समाज में खलबली मच गई और असुरक्षा की भावना ने चुन्नीलाल को भी सियालकोट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह सियालकोट का यह संपन्न परिवार 20 अगस्त 1947 के दिन शरणार्थी बन चुका था। सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में कुछ ही दिन गुजारने के बाद जब गुलाटी परिवार ने पाकिस्तान से पलायन किया, तो डेरा बाबा नामक बॉर्डर उनके परिवार का पहला पड़ाव बना था और यहीं से पाकिस्तान की सरहद पार करके उन्हें अगले दिन अमृतसर पहुंचना था। अमृतसर में आ गया, पहली गाड़ी हम आए हैं, ठीक आ गए, गाड़ी कट गया। चले 7 सितंबर 47 चले गए, ट्रेन में बैठते हैं सारा परिवार, जिससे आ गया, जिससे पाकिस्तान में था, बीच में रावी दरिया था, डेरा बाबा नार था। वहाँ से हम बाहर बड़ी मुश्किल से पार किया, चढ़ते घसीटते आने जाए, घसीटते। बरसात का मौसम तो बरसात ऐसा हो रही थी, मत कुछ यार रोना आ जाता। लेकिन पलायन की वो रात गुलाटी परिवार पर कयामत की तरह गुजरी थी। रात में जब महाशय धर्मपाल का परिवार सड़क के किनारे सो रहा था, तब एक ट्रक धर्मपाल के चाचा की टांग कुचलता हुआ गुजर गया। मेरे जेब में 1500 रुपया था। मैं, मेरा भाई धर्मवीर बड़ा, मेरा भाई लड़ा मुर्खा, तीनों आदमी अमृतसर में चल दिए। हमारे ट्रेन में जब आए, लाशें नशे पड़ी हुई, बरसात हो रही है, और बड़ी मुश्किल से आकर के हम वहाँ सीखे गए। सीखे नाम बढ़ गया मुझे। सीखे आए वहाँ तो आके लाइन टूटी हुई थी, वो पैदल चले, फिर रावल लुधियाने में आ गए, लुधियाने खाली पड़ा हुआ था। वो यार भैया बाहर एक रात हमें वहाँ ठहरे, उसमें फिर ट्रेन बैठ के दिल्ली आ गए। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था। लेकिन यह आजादी अपने साथ मुल्क के बंटवारे का असहनीय दर्द भी लेकर आई थी। देश के विभाजन से लाखों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वक्त का मारा ऐसा ही एक परिवार धर्मपाल का भी था। रोजगार की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों मील का सफर तय करके जब धर्मपाल अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे, तो करोल बाग में अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। करोल बाग में ही एक खाली प्लॉट पर कब्जा करके धर्मपाल ने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अब रोजगार की चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल की जेब में 1500 रुपए ही बाकी बचे थे। पिता से मिले इन 1500 रुपयों में से
650 रुपए का धर्मपाल ने घोड़ा और टांगा खरीद लिया और इस तरह वो बन गया टांगे वाला। वो चांदी चौक चला गया। कुछ लोग टांगे भेज रहे थे, ऐसा मीना तो कितने का, 800 रुपये का। खैर मैं 650 का मैंने टांगा ले लिया। मन में आया काम करेंगे, कहते हैं ना बेकार से कार अच्छी, कुछ करेगा। टांगा ले लिया 650 का। फिर मैं अपने घर पे आया, बड़ी मुश्किल से बाबा टांगा के मुझे पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लेकर मैं टांगा बांधा। मैं पिताजी बड़ा भाई रोदिया में भी चले गए। टांगा मैं नौकर को दिया, तू ले जा भैया, साहब में चलाएगा नहीं, छोड़ दी। वहाँ देखा क्या करेगा, पुराना माल पूछते ही सियालकोट का काम था। फिर हमने अपना कुछ आंखों पर की थी, मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ली पिसने, बच्चे कूटने, मसाला तैयार करने, खोखा बना लिया फिर मैंने फाजिमा रोड के ऊपर लिख दिया। मैं माँ की चट्टी सियालकोट वाले रजिस्टर, दालें रखी वहाँ से, किराना रखा, सब दालें भी मसाले भी सब जोड़ दिए। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया हमने। 10 अक्टूबर 1948 में धर्मपाल ने अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया और करोल बाग के अजमल खान रोड पर ही एक छोटी सी दुकान यानी खोखा बनवा लिया। सियालकोट की एक बड़ी और भरी पूरी दुकान से उठकर अब धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने मिर्च मसालों का जो साम्राज्य स्थापित किया, उसकी नींव इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशियां दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। माल बहुत बढ़िया बनाते, फर्स्ट क्लास। यही बात माल कमाई कम, माल बढ़िया। ऐसा ऐसा काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने क्या किया, एक दुकान ली मैंने प्रधान मार्ग में, दुकान नंबर 10, वहाँ बनाई मैंने। क्या मैं खोखा के बंदे कहाँ जाएंगे, वो दुकान बनाने के लिए मैंने जगह ले ली। वो बढ़ी गई, काम और बढ़ गया। मैंने दुकान खाई पड़ी, दुकान खाली बन गई। सियालकोट के दिनों में ही मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। यही वजह थी कि धर्मपाल ने अपने मसाले खुद ही पीसने का फैसला किया। धर्मपाल मसालों की दुनिया में आज बेमिसाल है। उनकी कंपनी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करती है, लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी ये अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले दोनों याचिकाकर्ता वकील हैं, जिन्होंने याचिका में अध्यादेश को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।